भर भर के सवालात हैं आज भी हमारे पास। सबसे पहला सवाल आ रहा है मनी माइंडफुल से। ब्रो, आई डोंट सी एनी फर्दर स्ट्रेस रिजल्ट गेटिंग पब्लिश्ड, इज इट स्टॉप्ड और आई एम मिसिंग इट। तो आप डेफिनेटली इसको मिस कर रहे हैं। स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट हर महीने आ रहा है, हर एएमसी की स्मॉल कैप एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम को लेके आ रहा है। अब दिक्कत ये है, ये वैनिश एक तरीके से इसलिए हो गया क्योंकि बहुत ज्यादा मीडिया इसको फोकस में नहीं रख रही है, मीडिया इस पर रिपोर्टिंग नहीं कर रही है। और सभी ने इसको अच्छे के लिए लाया था, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ इसका सिग्निफिकेंस यहाँ पे नहीं हो रहा है। इस महीने में 2-4 दिन लिक्विडिटी कम हो जा रही है, अगले महीने में 2-4 दिन लिक्विडिटी बढ़ जा रही है, यही बस हो रहा है। स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट के बेसिस पे उसके ऊपर आप किसी तरीके का भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। आपकी डिसीजन मेकिंग में ये कुछ भी एड ऑन नहीं करता है। सिंपली क्योंकि इस महीने 4 दिन कम है लिक्विडिटी में, अगले महीने 4 दिन बढ़ जा रही है। इस महीने 6 दिन कम है, अगले दिन 6 महीने बढ़ जा रही है। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हर महीने में जो लिक्विडिटी डेज हैं उसके अंदर अंतर आ रहा है, और इसी कारण से क्योंकि बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए वो मार्केट से, न्यूज से वो चीजें हट चुकी है। लेकिन स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट पब्लिश जरूर होती है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास अंकित कुमार जी का। बंधन फंड हाउस इज गोइंग टू इंक्रीज टोटल एक्सपेंस रेशियो फ्रॉम 1 November. Should we as investors be concerned for continuous surge of TER by this fund house? तो देखो, बंधन नहीं बाकी फंड हाउसेस भी टोटल एक्सपेंस रेशियो बढ़ा रही है, और टाइम टू टाइम टोटल एक्सपेंस रेशियो बढ़ाती भी रहती है और घटाती भी रहती है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बढ़ता ही है। अभी बढ़ रहा है तो आपको क्या कोई कंसर्न होना चाहिए, आप पूछना चाहते हो? तो किसी भी तरीके का आपको कंसर्न नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो एक्सपेंस रेशियो को आपको अकेले नहीं देखना चाहिए। ज्यादातर जो फंड अच्छा रिटर्न देते हैं उनका एक्सपेंस रेशियो आपको थोड़ा बढ़ा हुआ दिखेगा। सेम चीज वही होती है कि अगर रिटर्न अच्छा दे रहा है, अब मान लो कोई 1% आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा है, क्लियर है, और वो आपको 25% का रिटर्न दे, और कोई आपसे ½ % एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा है और वो आपको 13% 14% का रिटर्न दे, तो 1% जो एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा है वो ज्यादा बेहतर है ना, क्योंकि 1% चार्ज करने के बाद भी 25% का रिटर्न दे रहा है, और कोई ½ % ही चार्ज करके 12, 13, 14% का रिटर्न दे रहा है। तो रिटर्न और एक्सपेंस रेशियो को आपको साथ में रखना चाहिए। अगर रिटर्न अच्छे हैं तो एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न कम है और एक्सपेंस रेशियो बढ़ते जा रहा है, तो ये यहाँ पे खतरे की घंटी जरूर है। यहाँ पे आपको संभलना चाहिए, देखना चाहिए फंड को, एक बार फिर से रिव्यू करना चाहिए। राजेश कुमार जी का सवाल है, सर एक ही म्यूचुअल फंड में कितनी बार एसआईपी कर सकते हैं, और क्या हर इन्वेस्टमेंट का फोलियो नंबर भी अलग अलग है होगा? सर क्या मतलब ये पूछना चाहते हैं? तो देखिए, जहां तक मैंने देखा है, एक स्कीम के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, लमसम एसआईपी जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं। मतलब हर डेट पे डेली एसआईपी भी कर सकते हैं, वीकली एसआईपी कर सकते हैं, मंथली एसआईपी कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं, ईयरली कर सकते हैं, जैसे चाहो वैसे एसआईपी कर सकते हो, और लमसम भी कर सकते हो, जब तक कि उस स्कीम पे कोई पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन ना हो। कई सारे स्कीम के रेस्ट्रिक्शन होते हैं, लेकिन जिन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उन पे आप जो चाहो जितनी बार चाहो कर सकते हैं। सारे का पोर्टफोलियो नंबर जो होता है वो सेम ही होता है। मोस्ट ऑफ द केस में पोर्टफोलियो नंबर सेम ही होता है, अलग अलग पोर्टफोलियो नंबर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास श्रीधर जी का, सर आई हैव 5 फंड्स इन बंधन म्यूचुअल फंड एएमसी, स्मॉल कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक फंड, इनोवेशन फंड, बंधन स्टार्लिंग वैल्यू फंड. Bandhan Starling Value Fund is the lowest return given annually 19% in last 3 years. Would it be right to switch to Bandhan Nifty Alpha 50 Index Fund at this time for very long time? Requesting your valuable advice. Best regards, Sridhar. अब सबसे पहले तो आप देखिए, जो आपका फंड्स है, स्मॉल कैप है, फ्लेक्सी कैप है, यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, इनोवेशन एंड वैल्यू, ये तीनों ही फंड मुझे सही नहीं लगते हैं। सबसे पहले तो एक ही एएमसी के सारे फंड के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर 3 फंड है तो 2-3 एएमसी का होगा,
तो इससे फायदा ये होगा क्योंकि एक एएमसी होती है ना, वो लगभग अपनी हर कैटेगरी की स्कीम में सेम स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग फॉलो करती है। तो इससे पोर्टफोलियो में अप्स डाउन्स बहुत होंगे। अगर दो अलग अलग स्टाइल फॉलो करने वाली एएमसी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पोर्टफोलियो के अप्स एंड डाउन्स घटेंगे और पोर्टफोलियो थोड़ा ज्यादा मतलब थोड़ा कम वॉलेटाइल होगा। समझ गए? थोड़ा स्टेबल साइड टाइप पोर्टफोलियो होगा। चाहे आप सारे स्मॉल में ही इन्वेस्ट करो, लेकिन अलग अलग अगर पोर्टफोलियो एएमसी के फंड्स रहेंगे तो उनकी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी अलग अलग रहेगी, तो अलग अलग टाइम पे वो अप डाउन होंगे। तो सबसे पहले तो आपको अलग डिफरेंट एएमसी के फंड्स इंक्लूड करना चाहिए। अगर 3 फंड रखें तो अलग अलग एएमसी का 3 रखो, ज्यादा बेहतर है। सेकेंडली, ये जो सेक्टोरल फंड है दोनों के दोनों बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि कुछ जादुई आपको रिटर्न्स दे देंगे, तो ये आपको समझ के चलनी है। क्या बंधन स्टार्लिंग वैल्यू, देखो सबसे पहले तो वैल्यू जो एज ए स्टॉक इन्वेस्टिंग है वो ही पिछले 2-3 सालों से मुझे लगता है बढ़िया रिटर्न नहीं दे रही है। हाँ, लॉन्ग टर्म में जो बंधन 50 फंड है वो बेहतर रिटर्न जरूर देगा। ऐसा नहीं कि जो ये वैल्यू फंड है वो रिटर्न नहीं देगा, वैल्यू फंड भी रिटर्न लॉन्ग टर्म में देगा ठीक ठाक सा, लेकिन जो अल्फा फंड है वो वैल्यू फंड से ज्यादा रिटर्न देगा लॉन्ग टर्म में। तो अगर स्विच करना चाहते हैं तो डेफिनेटली स्विच कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणेश परतवार जी का, सर म्यूचुअल फंड रेगुलर का पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड डायरेक्ट फंड में पोर्ट कर सकते हैं क्या और कैसे करें? तो म्यूचुअल फंड रेगुलर का डायरेक्ट में करने के लिए आपको रेगुलर म्यूचुअल फंड को सेल करना होगा और फिर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड को परचेज करना होगा। चाहे सेम ही स्कीम का, सेम ही म्यूचुअल फंड कंपनी के सेम ही स्कीम के रेगुलर से डायरेक्ट में जाना है, फिर भी आपको सेल करना होगा और वापस बाई करना होगा। आपको कहीं पे स्विच का ऑप्शन दिख रहा है, वो भी यही होगा, वो सेल किया जाएगा उसको और वापस बाई किया जाएगा और इसको इसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा। पोर्ट करने का, स्विच करने का कोई भी ऑप्शन अभी तक अवेलेबल नहीं है हमारे पास, वो बाइंग एंड सेलिंग ही उसको करनी पड़ेगी। नाबा 007 का सवाल है 1 करोड़ का वैल्यू 10 साल बाद कितना होगा? तो 1 करोड़ का वैल्यू 10 साल बाद अगर 6% भी इन्फ्लेशन रहती है तो लगभग 60-62 लाख के लगभग में 1 करोड़ का वैल्यू रहेगा। मतलब आज जो आप 1 करोड़ से खरीद सकते हो, मतलब आज जो आप 60-62 लाख से खरीद सकते हो, उतना सामान खरीदने के लिए आज से 10 साल बाद आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए होंगे। ठीक है, तो वही मतलब हुआ कि उस टाइम पे 1 करोड़ जो होगी उसकी वैल्यू आज के 60-62 लाख रुपए के बराबर है 6% के इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वैल्यू और घटेगी, इन्फ्लेशन घटेगा तो वैल्यू और बढ़ेगी। एक क्वेश्चन यहाँ पे शुभम पंडित फाइनेंशियल जी के, आंसू भाई एक उपाय बताओ, मैं रोज सुबह उठकर सबसे पहले अपना पोर्टफोलियो चेक करता हूँ, इस आदत से कैसे बचे? म्यूचुअल फंड सेंट्रल पर चेक करता हूँ रोज सुबह, ऐसे में परेशान हो जाता हूँ वॉलेटिलिटी से। वीडियो में मेरे कमेंट को जरूर मेंशन करो भाई। अब देखिए, सुबह उठ के पोर्टफोलियो चेक करने वाली जो परेशानी है वो बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत लोगों की परेशानी है और खासकर नए लोगों में ये परेशानी ज्यादा होती है। जैसे जैसे 2 चीजें होती है, आप अभी नए हो, जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो का साइज बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे आप थोड़े पुराने होते जाओगे इस इन्वेस्टमेंट की जर्नी में, आप खुद ब खुद ये करना छोड़ दो, क्योंकि उसके बाद ये आपके लिए मैटर करना छोड़ देगा। अभी नया नया इन्वेस्टमेंट है इसलिए आपको लगता है कि चलो देखता हूँ कितना हुआ, चलो देखता हूँ कितना बढ़ा कितना घटा, तो आपके लिए ज्यादा एक्साइटिंग होता है। लेकिन एक टाइम के बाद ये एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी और आपको बस लॉन्ग टर्म में आपको पता है कि ग्रो होना है, एसआईपी जा रही है, अगर कभी मन किया कहीं से पैसा आया तो लमसम कर दिया, नहीं तो वो ग्रो होता रहेगा। लॉन्ग टर्म में यही होने वाला है। मान लो 6 महीने तक चलता है, 8 में ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 साल तक चलेगा, उसके बाद ये सारी चीजें नहीं चलने वाली है। लेकिन ये चीज है 1-1.5 साल का ये जो पीरियड है, इसमें आपको बहुत मन करेगा पोर्टफोलियो देखने का, और जब गिरा हुआ पोर्टफोलियो दिखेगा तो आपको बुरा भी लगेगा, बहुत ज्यादा गिरा रहेगा तो डर भी लगेगा, और जब एक दिन में जंप आएगा तो खुशी भी होगी। तो या तो आप 1-1.5 साल का ये फेज बिताओ जहां पे ये जो एक्साइटमेंट है वो नॉर्मल हो जाए, या फिर सब सेटअप कर दिया, एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दो, अनइंस्टॉल ही कर दो। सब कुछ जब सेटअप कर दिया हुआ है ऑटो पे वगैरह, तो एप्लीकेशन रहने से मोबाइल में कोई जरूरी नहीं है, तो सब कुछ सेटअप करके एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दो। इसके अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं है, या तो आपको खुद से काबू करना पड़ेगा या फिर जबरदस्ती होगा ये। तो
यही चीज है, इसके अलावा आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। उम्मीद है सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। आपका कोई क्वेश्चन क्वेरी नीचे है या फिर कोई समझ में नहीं आया कुछ बातें, तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और आपकी अपनी राय भी इन सारी चीजों पे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।